नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद बड़ी जजमेंट, वो भी साल 2024 की, आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। जी हां, इस जजमेंट में मैं आपको यह चीज साफ निर्धारित करूंगा कि अगर एक संपत्ति जो महिला के खुद के नाम पर है, उस संपत्ति में भी सभी पारिवारिक सदस्यों का अधिकार होने वाला है। यहां पर कोर्ट ने महिला का संपत्ति से अधिकार छीन लिया है अगर उस महिला ने उस संपत्ति को अपने पैसों से नहीं खरीदा है। अगर उसने अपने पैसों से खरीदा है, इसी वजह से उसका नाम उस पर चल रहा है, तो महिला का होगा। किंतु अगर महिला के पैसे नहीं लगे, बल्कि उनके पति ने अपने पैसे लगाकर खरीदा है, या इससे जुड़ी कोई और सिचुएशन है, तो वहां पर उस संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा। और इसी चीज के संदर्भ में मैं ये लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, यहां से वीडियो बड़ी ध्यान से आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कई बार पति और पत्नी के बीच प्यार प्रेम को और विश्वास को देखते हुए एक पति अपनी पत्नी के नाम पर संपत्तियां खरीद लेता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है। कारण, क्योंकि उसको यही लगता है कि मैं अपनी पत्नी पर पूरी तरीके से ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा हूं, और इसी वजह से अपने जीवन भर की कमाई की इन्वेस्टमेंट पत्नी पर लगा रहा हूं। देखिए, जब तक पति और पत्नी के बीच सब कुछ सही चलते रहता है, कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती। पर जैसे ही पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ज्यादातर केसेस में यही देखा जाता है, पत्नी जो प्रॉपर्टी उसके खुद के नाम पर होती है, जबकि पैसा किसी और का लगा होता है, उस पर अपना अधिकार जताती है, और इसके अलावा बाकी संपत्ति के अंदर या तो मेंटेनेंस की मांग करती है, या डाइवोर्स के दौरान फाइनल एलिमनी की मांग कर रही होती है। अब मैं आपको बता दूं, ऐसी अनेकों जजमेंट है। अगर आपने 2 से 3 दिन पहले भी मेरी वीडियोस देखी हो, तो मैं एक जजमेंट लेकर आया था जहां पर यही बताया गया कि अगर एक संपत्ति एक इंसान अपने पैसों से खरीद रहा है और किसी दूसरी महिला या दूसरे व्यक्ति के नाम पे खरीदी गई है, तो जिस व्यक्ति का वहां पर पैसा लगा है, वही उसका मालिक माना जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी है, तो जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया था, वो जब मर्जी चाहे सेक्शन 34 डिक्लेरेशन सूट फाइल करके प्रॉपर्टी अपने नाम से वापस करवा सकता है। अब ये वो कंडीशन आ गई जब वह व्यक्ति जीवित है जिसने अपना पैसा लगाया था। कई बार देखा जाता है कि एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है। देहांत होने का मतलब उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी का कहना है कि प्रॉपर्टी तो मेरे नाम खरीदी है, मैं उसकी मालकिन हुई, जबकि उनके बच्चों का कहना होता है कि पैसा मेरे पिताजी का लगा है, हम सभी का क्लास 1 के उत्तराधिकारी, जो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट बात बोलता है, उसके तहत सभी का बराबर हक आएगा। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि जो केस करने वाला व्यक्ति था, जो ये बोलता मेरा पैसा लगा है, उसका तो देहांत हो गया। क्या उसके बावजूद भी बच्चे अपना हिस्सा उस संपत्ति में मांग सकते हैं जो संपत्ति में उनके पिताजी का पैसा लगा है, किंतु खरीदी उनकी माताजी के नाम पर गई है? अब इसी संदर्भ में मैं ये लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर बेहद बड़ा फैसला दिया गया। अब एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है ये। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा। देखिएगा, केस टाइटल है, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है सौरभ गुप्ता वर्सेस रिस्पोंडेंट का नाम है श्रीमती अर्चना गुप्ता एंड अदर। इसका फर्स्ट अपील नंबर है 321 ऑफ 2023, और डेट ऑफ जजमेंट इसी मंथ के फरवरी 2024, यानी कि 13 फरवरी 2024 की हमारी जजमेंट है। अब बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। पहले मैं केस के फैक्ट्स आपको समझा दूं। देखिए, प्रेजेंट केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीद ली, पर कुछ समय बाद उसके पति का देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। देहांत होने के बाद पत्नी का कहना है कि प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है,
और जिसने खरीदी है वो मेरे को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था, उपहार के तौर पर देना चाहता था, इसीलिए मेरे नाम पर करके चले गए। जबकि उनके बच्चों का कहना है कि प्रेजेंट केस देखा जाए तो मेरे पिताजी का पैसा लगा है, मेरी माताजी तो हाउसवाइफ है, घर पर काम करती हैं, उनके पास तो खुद कोई कमाई का जरिया है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रॉपर्टी को मेरे पिताजी के नाम से माना जाए, और अगर पिताजी का देहांत हो गया तो उसमें बच्चों और पत्नी सबका बराबर का अधिकार दिया जाए। अब प्रेजेंट केस बच्चों की तरफ से ही डाला गया है, जहां पर पत्नी का कहना है कि जी नहीं, अगर मेरे पति बच्चों को हिस्सा ही देना चाहते तो वो उनके नाम पर करके चले जाते, पर उन्होंने मेरे नाम पर इसीलिए करी क्योंकि वो मुझे गिफ्ट देना चाहते थे। तो इसी संदर्भ में देखा जाए तो प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार बनना चाहिए। अब जब बच्चों ने यहां पर केस डाला तो बच्चों ने टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 एंड रूल 2 सीपीसी की मांग करी कि प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यू यानी कि यथास्थिति बनाए रखो, ताकि मेरी माताजी प्रॉपर्टी को कहीं आगे ना बेच दे और हमारा केस करने का कोई फायदा ही ना रहे। अब सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया, ट्रायल कोर्ट ने उस इंजंक्शन एप्लीकेशन को नहीं स्वीकार किया। बाद में यह मैटर अपील होता हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। अब सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आया, क्या ऐसी स्थिति में इंजंक्शन का आदेश देना चाहिए, जबकि प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी उनके माताजी के नाम है, उनकी माताजी जीवित है, यह बात खुद उनके बच्चे मान रहे हैं कि उनके पिताजी ने ही उनकी माताजी के नाम पर खरीदी है। और दूसरी चीज कोर्ट ने यह पाई, क्या अगर उनके पति का पैसा लगा है और उनकी पत्नी के नाम खरीदी गई है तो इस पर क्या पत्नी का, महिला का एकल अधिकार माना जाएगा। अब यहां पर कुछ बड़ी जजमेंट का रेफरेंस इसी केस के अंदर दिया गया। एक बार मैं डिस्प्ले पर दिखाकर वो सभी जजमेंट आपको क्लियर कर देता हूं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये जो जजमेंट है 2024 की, इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, जो हमारी पहली जजमेंट है कुलदीप शर्मा एंड अदर्स वर्सेस सत्येंद्र कुमार शर्मा एंड अदर्स, इस पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही हेल्ड किया था। देखिएगा कि अगर एक हस्बैंड, जो हिंदू हस्बैंड है, वो अपनी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो पहली बात तो वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी। देखिए लिखा है कैन नॉट बी डीम्ड टू बी अ बेनामी ट्रांसैक्शन। बेनामी ट्रांसैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई अपनी कमाई को छुपाने के लिए किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदता है। हाँ, अगर हस्बैंड अपना इंडिपेंडेंट इनकम दिखा देता है कि भाई मेरे पास कोई 2 नंबर की कमाई नहीं थी, लीगल कमाई थी, तो ऐसा होगा। अगर पति कमाई साबित नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, वो बेनामी प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसकी हम बाद में बात करेंगे। इस जजमेंट में बोला गया कि पति ने पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी है और वो अपनी इनकम दिखा रहा है तो बेनामी नहीं मानी जाएगी। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बाद में समझाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इसके बाद जो दूसरी जजमेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा। जजमेंट का नाम है दलपत कुमार एंड अदर्स वर्सेस प्रहलाद सिंह एंड अदर्स। इसके अलावा एक और जजमेंट है श्रीमती रानीबाई आलियास मनुभाई वर्सेस श्रीमती कमला देवी एंड अदर्स। यहां पर यही आर्ग्यू किया गया कि अगर कोई इंजंक्शन का आदेश कोर्ट से मांगा चाहता है तो वहां पर प्राइमा फेसी केस दिखाना बेहद जरूरी जज्म है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इंजंक्शन के लिए 3 चीजें साबित करो, प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपेरेबल लॉस। क्योंकि वो इंजंक्शन की मांग कर रहे हैं तो ये चीजें साबित करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में भी बताता आया हूं। इसके अलावा एक और जजमेंट थी, वो भी डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। जजमेंट का नाम है जीनियत मीटा प्लास प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। यहां पर यही हेल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई इंटरिम इंजंक्शन किसी से मांग रहा है तो वो तो टेम्पररी समय के लिए उसको जरूर दो। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर स्टेटस क्यों लगाना जरूरी है, ताकि केस सही तरीके से फाइनली डिसाइड हो जाए और इसी बीच कोई गलत स्टेप कोई भी पार्टी ना उठाए, जैसे प्रॉपर्टी बेच दे, कोई गलत निर्माण करा दे, जिससे कोर्ट को फैसले लेने में परेशानी हो। अब यहां पर मैंने जो आपको जजमेंट डिस्कस करी, एक थी बेनामी ट्रांसैक्शन की, 2 थी स्टे को लेकर। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो किसी और के नाम पर खरीदी गई है उसको वापस से अपने नाम पर करवाने के लिए कोर्ट में केस डालते हैं, तो यही बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2016 अमेंडमेंट, इसका सेक्शन 4 क्लोज ए और बी ये बात बोलता है कि अगर किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है और वो बेनामी है तो आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से कराने के लिए केस नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए जो मैंने शुरू में जजमेंट बताई, जहां पर बोला कि पति ने पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी है तो बेनामी नहीं होगी, इसीलिए बोला था ये बेनामी चीजें जाननी आपको जरूरी है। तो प्रेजेंट केस में यही कंसीडर किया गया कि अगर एक प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर खरीदी है तो यह माना जाता है कि वो उसकी फैमिली के मेंटेनेंस के लिए, मतलब परिवार की देखभाल के लिए खरीदी गई थी। और अगर पत्नी ये चीज साबित नहीं कर पा रही कि उसके पास खुद की कमाई थी, खुद की कमाई से ये संपत्ति खरीदी थी, तो ऐसी कंडीशन में वो पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति भी फैमिली प्रॉपर्टी ही कंसीडर होगी।
और यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे भी ग्रांट करा दिया ताकि वह महिला बीच में किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना कर दे। अब दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यह चैनल आपको लीगली जागरूक करने के लिए है, हर लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट करने के लिए है। तो मेरी वीडियोस देखकर कभी भी यह प्रमाण ना निकालें कि मैं या तो महिला पक्ष के खिलाफ बोलता हूं या महिला के पक्ष के फेवर में बोलता हूं। मैं हमेशा कानूनी रूप से हर एक जजमेंट सरल सी सरल भाषा में, हर लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों को जानकारी के तौर पर देना चाहता हूं ताकि आप लोग अपने केस को और स्ट्रांगली तरीके से डील कर सकें और अपने केस को जीतने में हमारी मदद ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।